कवाल कांड के आरोपियों को भी सजा कराई आपने, उनकी जमानत भी शायद नहीं हुई थी। नरेश टिकैत जी हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, उन पे कत्ल के आरोप लगे और वो ट्रायल आपने लड़ा, तो क्या आरोप थे और कैसे मुकदमा वो बरी हुआ था? और जब उन्होंने देखा कि शंकराचार्य बहुत गुस्सा हो गए हैं और मैं भी डर गया कि भाई तो कोई श्राप ना दे दें। मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में भी आपने काम किया अखबारों में, तो मज़ा तो पहले से ही आता था कानून पढ़ने में। ड्राफ्ट जेल में रहते रहते ही वो जजमेंट हुआ था उनका। कैसा कार्यकाल रहा हो? देखिए 1992 की बात है, बहुत अलग तरह का माहौल सम्मान का हुआ करता था। मुजफ्फरनगर में 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस पधारे थे। डॉक्टर के और एडवोकेट के प्रोफेशन में यही फ़र्क है। डॉक्टर तो जो मरीज को ट्रीटमेंट देता है उसका रिजल्ट वो, उसके और भगवान के बीच में कोई नहीं है। हमारे और भगवान के बीच में जज बैठे हैं। जुडिशरी भी आनाकानी करती थी मानने में, अधिवक्ताओं ने भी। एसएसपी नवनीत सिकेरा भी इसमें गवाह के रूप में थे। एक गोलीकांड हुआ, उसमें 2 बच्चों के गोली लग गई थी, एक और था, वो आप बता रहे थे ऑफलाइन। तो किस तरह का कौन सा मुकदमा था, कहाँ का था वो, किस तरह के आरोप थे? पूरी प्रैक्टिस में कुछ ही मुकदमे ऐसे लगे जिनमें पुलिस की विवेचना बहुत अच्छी थी। परिवार में जब जन्म हुआ तो फादर एडवोकेट थे और मुजफ्फरनगर में वे प्रैक्टिस करते थे। बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा हुई तो मुजफ्फरनगर में एसडी इंटर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में एलएलबी डीएवी डिग्री कॉलेज से की। अनिल जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े वकील के तौर पर जाने जाते हैं, क्रिमिनल फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कैसा इनका सामाजिक जीवन रहा है और कैसे वकालत में एंट्री हुई थी। हालांकि इनके फादर जो थे वो एक एडवोकेट थे और उन्हीं को ही देखते हुए इन्होंने एक वकालत स्टार्ट की और एक अच्छा खासा नाम इन्होंने अपना प्रैक्टिस में कमाया हुआ है। सबसे पहले बाबूजी आपका स्वागत है खोजी न्यूज में। जी धन्यवाद। तो सामाजिक जीवन कैसा रहा है? हम सामाजिक जीवन से शुरुआत करते हैं। सामाजिक जीवन तो, क्योंकि फादर एडवोकेट थे, घर में लोगों का आना जाना रहता था, तो सामाजिकता तभी से सीखनी शुरू कर दी थी। उसके बाद मैं पत्रकारिता भी की, कचहरी की राजनीति में भी हिस्सा लेते ही हैं। तो ये तो सामाजिक जीवन रहा। जो व्यवसायिक जीवन है वो उसका अलग क्षेत्र है। शिक्षा कहाँ से आपने की है, कहाँ से? मैं इंटर तक तो मैं पढ़ा हूँ इंटर कॉलेज में मुजफ्फरनगर में ही, और बीए और एलएलबी मैंने डीएवी कॉलेज से की है। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो उसके बाद फिर वकालत शुरू कर दी थी। आपने वकालत कौन से सन में शुरुआत की थी, कब रजिस्ट्रेशन आपका हो गया था? 1982 में रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा, जनवरी 1982 में। 1981 में मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया था अपना, और तभी से फिर मैं वकालत में आ गया था। सामाजिक जीवन में क्योंकि लगातार रहे ही हैं। 1992 में मैं जिला बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी निर्वाचित हुआ था। उसके बाद फिर अपना वकालत में भी रहे और कचहरी की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते रहे। उस दौरान आप 1982 में वकालत की भी शुरुआत की और पत्रकारिता भी की, तो कैसे मेंटेन करते थे, कैसे मैनेजमेंट समय को बिठाते थे? कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि जो पत्रकारिता जिस तरह की मैं शौकिया तौर पर करता था, मैं कोई किसी अखबार में नौकरी तो करता नहीं था। शौकिया तौर पर मुजफ्फरनगर बुलेटिन उस वक्त बहुत पॉपुलर अखबार था, उसमें मैंने बहुत दिन तक लिखा है। दैनिक देहात में भी मैंने लिखा, क्योंकि दैनिक देहात भी एक अच्छा अखबार था यहाँ पर। 1990 के बाद मैंने पत्रकारिता धीरे धीरे कम कर दी थी। मैं 1985 से 90 तक मान्यता पत्रकार भी रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 1990 के बाद फिर मैंने पत्रकारिता करीब करीब छोड़ दी थी। जब पत्रकारिता की बात आती हो तो कौन से वो किस्से हैं जो याद आते होंगे आपके कि पत्रकारिता में मैंने ये महत्वपूर्ण काम किए और वो चुनौतीपूर्ण भी रहे? पत्रकारिता में जो हमारे अखबार के संपादक थे श्री उत्तम चंद्र शर्मा जी, अब तो वो नहीं रहे हैं। उनको भी लगता था कि मैं ठीक ठाक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकता हूँ। एक बार यहाँ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी पधारे थे मुजफ्फरनगर में। शर्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, उन्होंने प्रेस वालों को बुलाया था, शर्मा जी ने मुझे भेज दिया। मैंने शंकराचार्य महाराज से ये पूछ लिया, क्योंकि बहुत लड़कपन की उम्र थी, ज़्यादा तजर्बा था नहीं।
मंडी में किसी जगह पर थी वो प्रेस मीट, तो मैंने शंकराचार्य जी से पूछ लिया। वो उससे कुछ दिन पहले राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए थे वो। तो मैंने उनको ये सवाल कर लिया कि हमारे समाज में राजनेता हो या कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, वो हमारे धर्म गुरुओं के पास जाता है, आप किस कारण से प्रधानमंत्री के घर पर गए? इस सवाल को सुनकर एकदम बहुत गुस्सा गए शंकराचार्य जी, लेकिन बाई चांस तभी शर्मा जी भी आ गए, उत्तम चंद जी, उस मीट में। और जब उन्होंने देखा कि शंकराचार्य बहुत गुस्सा हो गए हैं, और मैं भी डर गया कि भाई तो कोई श्राप ना दे दें, तो शर्मा जी ने एकदम बात को संभाला और उन्होंने कहा शंकराचार्य जी से कि आपको इतने बड़े धर्मगुरु को भी गुस्सा आता है? तो एकदम ठंडे हो गए शंकराचार्य जी, और उन्होंने एकदम कहा कि हाँ, क्षणिक आता है। इस तरह से मेरी वहाँ जान बची। और ये भी एक अच्छा तजर्बा रहा कि जो बड़े लोग हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्या सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसा लगा जैसे उनको हिट कर दिया गया हो। आप एक क्राइम के फौजदारी के कोई बढ़िया वकील हो, तो कभी क्राइम पे लिखने को भी मौका मिला? नहीं, क्राइम पे ऐसा तो नहीं लिखा मैंने कभी कुछ। क्राइम पर तो जो केसेस होते थे कचहरी में, जजमेंट होते थे, उन्हीं की न्यूज़ बना दिया करता था, और ज़्यादा खास तो नहीं लिखा कुछ। एक दो बार लिखा होगा तो मेरे अब ध्यान नहीं है। तो पत्रकारिता छोड़ने का क्या कारण था? करीब मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में भी आपने काम किया अखबारों में, और अखबारों में काफ़ी यानी 1 दशक तक आपने लिखा, और कई स्टोरी आपने बताई कि आपने लिखी और उनकी एक चर्चा भी रही। बस वो तो क्योंकि वकालत में ध्यान देने का मकसद था, इसलिए पत्रकारिता को धीरे धीरे कम कर दिया और वकालत में ही अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। 1990-91 तक मैंने किया है। उसके बाद में फिर कचहरी की पॉलिटिक्स में आ गए, तो 1992 में मैं सेक्रेटरी चुना गया जिला बार एसोसिएशन का। बहुत कम एज थी, और मैं 10 साल मेरे कुल रजिस्ट्रेशन को ही हुए थे। 82 का रजिस्ट्रेशन था, 92 में मैं सेक्रेटरी चुना गया था। बड़ा चुनौतीपूर्ण साल वो क्यों रहा, क्योंकि उसी साल बाबरी मस्जिद वाला घटना भी हुई थी, तो वो भी एक अच्छा तजर्बा रहा। तो जब वकालत की शुरुआत की, आप आज की वकालत में, और जब आप नौजवान के रूप में वकील बनकर कचहरी में गए, तो क्या अंतर आज की वकालत में और उस वकालत में आपने, क्योंकि अच्छे से देखी, क्योंकि आपकी उम्र भी लगभग काफ़ी हो चुकी है, तो किस तरह से आप देखते हैं आज की वकालत को और पहले की वकालत को, देखिए, युवाओं को? जब मैंने वकालत शुरू की तब मेरी आयु थी 24 साल। आज मैं 67 साल पूरे कर चुका हूँ अपने जीवन के। जब हम लोग कचहरी में गए थे, तो कचहरी में एक अलग तरह का माहौल सम्मान का हुआ करता था। मैं एक दिन कलर्ड शर्ट थी मेरे शरीर पर, तो सर्वशक्ति स्वरूप एक डीजीसी क्रिमिनल रहे हैं, बहुत नामी हस्ती थे वो। उन्होंने मुझे कहा, एक तो मैं ये तरीका बताता हूँ किस तरीके से बात करते थे। उन्होंने कहा, अनिल बाबू आप कहाँ आए हैं? मैंने कहा, कचहरी में आया हूँ। तो ये शर्ट कैसी है? कल से आप सफ़ेद शर्ट पहन कर आया करिएगा। ये जज्बा होता था पहले, और हम लोग बुरा नहीं मानते थे। एक और घटना मैं आपको बताऊं, बाटा के शोरूम पर सेल लगी थी। मैं वहाँ से जूता खरीद कर लाया, और जूता लाल से रंग का था। मैं उस जूते को पहनकर अगले दिन कचहरी चला गया। हमारे मुंशी मरहूम अखलाक अहमद साहब थे, उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे कि ये क्या पहन के आए हैं आप? यहाँ तो ब्लैक शू चलता है, और आप जाइए इसको बदल के आइए। मुझे तुरंत उन्होंने घर भेजा और मैं जूता बदल कर गया। तो ये मैं बताने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि कचहरी में उस वक्त एक सम्मान अलग तरह का होता था सीनियर्स के प्रति, सीनियर्स या के कोई प्रति उनको कमी बता रहा जो है भी हमें बताता था, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। एक और छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। धूप में बैठते थे, बाहर कुर्सियां निकाल लेते थे, जब चैम्बर्स तो थे नहीं, टीन की सबकी चैम्बर्स थे। धूप में बैठे थे, 4 कुर्सियां पड़ी थी, एक पर मेरे फादर बैठे थे, एक पर सीनियर एडवोकेट थे नंदा साहब वो बैठे थे, एक पर बाबू श्याम कुमार शर्मा जो हमारे
डीएवी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे लॉ के, वो थे, और एक और कोई सज्जन बैठे थे। बात करते करते नंदा जी अपनी बात खत्म करके उठकर चल दिए। उन्हें फिर किसी ने कुछ कहा तो वो दोबारा आ गए। मैं उस खाली कुर्सी पर बैठ गया था। नंदा जी आए और वो खड़े होकर बात करने लगे। मैं उठा नहीं कुर्सी से, मेरे तो आए हैं, 1 सेकंड की बात करने के लिए चले जाएंगे। तो मुझे श्याम कुमार जी ने तभी डांटा और ये कहा कि ये तुम्हारे सीनियर खड़े हैं और तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो ये उस वक्त का एक तौर तरीका था। अब वो तौर तरीके नहीं रहे। बदल चुका है, यानी सीनियर्स को देख के जो युवा अधिवक्ता हैं वो कुर्सी भी नहीं छोड़ते। यानी मेरी इसमें दूसरा मत है। इसमें युवा अधिवक्ताओं की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। सीनियर्स, अब एक तो दिक्कत ये हो गई कि अब जो नए एडवोकेट आते हैं वो सीधे वकालत शुरू कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो 2-3 साल तक सीनियर एडवोकेट के पास जूनियरशिप में रह करके वकील कोर्ट के एटिकेट सीख लेता था। अब क्या होता है, अब तो वकील अधिवक्ता की डिग्री ली, सीधे कचहरी आए और सीधे कोर्ट में जाना शुरू कर दिया बिना किसी असिस्टेंट किए किसी की। उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए युवा अधिवक्ता जब हम उनको कचहरी के एटिकेट सिखा ही नहीं पा रहे तो उनको मालूम ही क्या है किसको देख के कुर्सी से उठना है। पहले किसी भी सीनियर के सामने कोई भी जूनियर अधिवक्ता सिगरेट नहीं पीता था। अब सब मामूली बातें हैं ये। यानी जो सम्मान पहले था कि कोई सीनियर्स खड़ा है, कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो हमें टोके, या वो नहीं रहा। हाँ, वो नहीं रहा कचहरी में। ना ड्रेस कोड रहा, ड्रेस कोड भी नहीं रहा। और ये बहुत, इससे बड़ी परेशानी होती है। कोर्ट्स को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर ड्रेस में हम कोर्ट में नहीं है तो काम करने का मजा ही नहीं आता फिर। तो इसलिए ये मेरी सलाह है सभी अपने नए साथियों को कि प्रॉपर ड्रेस में ही हमें रहना चाहिए कोर्ट में। वकील से तो लगेगा कम से कम। आपने की सीधे LLB करने के बाद में डिग्री हासिल की और शुरुआत कर दी वकालत की, तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सीनियर के पास बैठना चाहिए, सीनियर के तौर तरीके देखने चाहिए कोर्ट में, किस तरह से अपनी बात को कहते हैं, किस तरह से वो जो ड्राफ्टिंग होती है एप्लीकेशंस की या बेल एप्लीकेशन की या वाद पत्र की, वो सब ड्राफ्टिंग किसी के पास हम बैठेंगे जूनियरशिप में तभी हो पाएगी। यानी जो ड्राफ्टिंग है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ड्राफ्टिंग सीखेंगे तभी एक अच्छा अधिवक्ता के रूप में आप अपीयर हो पाएंगे। ड्राफ्टिंग के लिए इसलिए जरूरी है ना, आप ड्राफ्टिंग अगर करेंगे पूरे फैक्ट्स आपको पता हो जाएंगे। जो ड्राफ्टिंग जिस पर्टिकुलर केस के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए आप कानून देखेंगे कि इसमें क्या क्या कानून अप्लाई होंगे, तो वो सारी चीज़ें उस बेसिक स्टेज पे ही आपको पता चल जाएगी। और अगर आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, तो फिर तो अपना कोर्ट में जाओ और जो 2 बात कहनी है वो कह के चले आओ ना। आपको ये पता चलता है कि कोर्ट को एड्रेस कैसे करना है, कोर्ट में किस तरह से हमें अपीयर होना है। किस तरह से एक युवा अधिवक्ता को जब वो कोर्ट में जाए, क्योंकि जब सीनियर्स उनको बताते हैं तो वे समझते हैं कुछ लोग जो नए अधिवक्ता हैं, और जिन लोगों को नहीं पता तो उनको कैसे अपीयर होना चाहिए कोर्ट में, कैसे जाना चाहिए? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो भी हमारे न्यायाधीश होते हैं वो सम्मान के पात्र सौम्य होते हैं। दूसरे, जब हम किसी के पास जाते हैं, कोर्ट हो या कहीं भी हो, और हमें उनसे कुछ लेना है तो हमें उसी रूप में वहाँ जाना चाहिए कि भाई हम आपके पास लेने के लिए आए हैं, और एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हमें आप, ये हमारी समस्या है, आप इसका निदान करिए। अब हम जा तो रहे हैं वहाँ कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से, और हम टोन हमारी है धमकाने वाली, तो क्या मिलेगा हमें? तो भाषा में मधुरता रखनी चाहिए। भाषा में मधुरता रखनी चाहिए। अपने चेहरे मोहरे पर एक हंसी का मुस्कुराहट रहनी चाहिए, जिससे ऐसा ना लगे कि तनाव में है, कुछ आपको धमका रहा है। इस तरह की फीलिंग नहीं जानी चाहिए कोर्ट में। तो किस तरह के चैलेंज युवा अधिवक्ता के सामने आते हैं? जब आप युवा थे किस तरह के चैलेंज देखते हैं? देखिए, एक तो जब हमने शुरू की वकालत तब महंगाई कम थी, खर्चे कम थे। आज के दौर के मुकाबले बहुत कम ज़रूरतें थी। अब ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं। बच्चों का, अगर बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है।
इसकी वजह से युवा अधिवक्ताओं पर बहुत प्रेशर पैसा कमाने का है। हमारे जब हमने शुरू की थी तब उस तरह का प्रेशर नहीं हुआ करता था। प्रेशर होता था लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आज ही 10,000 रुपये चाहिए, ऐसा नहीं होता था। अब यानी अब प्रेशर भी, पैसों का भी प्रेशर है और सीखना भी, सीखने की ललक कम हो गई है। अब इजी मनी की तरफ को ज़्यादा ध्यान है। वो इसलिए है क्योंकि अब ट्रेनिंग तो ले नहीं रहे हैं, सीधे वकालत में आए। बहुत बार ये देखा कि जो बिल्कुल नए एडवोकेट बनकर आए हैं वो सीधे जिला जज की कोर्ट में जाकर के जिला जज को एड्रेस कर रहे हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कम से कम 10 साल तक वकालत करने के बाद भी, जबकि मेरे फादर सीनियर मोस्ट एडवोकेट थे, उनके साथ जाते थे हम, लेकिन इंडिपेंडेंटली एड्रेस करने की डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हिम्मत नहीं होती थी। अब तो नए से नए जूनियर से जूनियर एडवोकेट एड्रेस करता है सीधा डिस्ट्रिक्ट जज को, जिनको कानून के बारे में सही जानकारी ना कानून का पता है, ना जिसको फाइल पढ़ करके गए हैं। ये दिक्कत अब हो गई है और इसको फेस कोर्ट्स भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे सीखना चाहिए कि बिल्कुल कहाँ से क्या होता है और कैसे हम वकालत में एक अपना अच्छा नाम कमाएंगे, कैसे प्रैक्टिस को मजबूत बनाएंगे। ये कानून का और सामाजिक दायरा है। ये जितना हम सीखेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। रोज नई चीज मिलती है, फाइल को बार बार पढ़ने से हर बार नई चीज मिलती है। तो इसलिए ये अनवरत प्रक्रिया है और इसको कोई भी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। इसमें कितना बड़ा विद्वान हो, प्रैक्टिकली या थ्योरिकली कैसे, या दोनों को एक समन्वय बना के रखना चाहिए वकील को, यानी पढ़ाई भी और प्रैक्टिकल रूप से भी उसको मजबूत। थ्योरेटिकल तो हम एलएलबी करके आते हैं, लेकिन जो हम कचहरी में काम करते हैं वो बेस तो वही रहता है कानून का, लेकिन कानून में रोज बदलाव होते हैं। कानून की रोज व्याख्याएं अलग तरीके से होती हैं। उनको जब तक हम रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, रेगुलर हम सारी चीज़ें नहीं देखे पढ़ेंगे, तब तक हमें उसका ये पता नहीं चलेगा कि इस कानून की व्याख्या कैसे की जा रही है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आपके इस जवाब से ही निकली, यानी रोज संशोधन होते रहते हैं कानून में, तो एक वकील को उससे अपडेट रहना चाहिए जिससे कि जो कभी भी वो कोर्ट में अपेयर हो तो अगर कोई से संबंधित फाइल है तो वो अपनी बात सही और तरीके से बता सके। बिल्कुल। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करते हैं कानून का, कानून तो एक ही है, इंटरप्रिटेशन उसके 1000 हैं। तो जो लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन है वो कोर्ट्स मानती हैं। अब कोई इंटरप्रिटेशन किसी कानून का आया 2 साल पहले, हमें पता नहीं कि वो आज उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है, हम 2 साल पुराना अगर कहेंगे तो कोर्ट उसको समझ लेगी कि ये तो बिना पढ़ाए आ गए कोर्ट में। उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता, फिर ना रिलीफ मिल पाता कुछ। एक युवा अधिवक्ता को जब सीनियर्स के अधीन में काम करता है तो कब उसको एक अलग रूप में अगर वो करना चाहे, कब उसको, जब वो पूर्ण हो जाए, कब किस तरीके से उसको वकालत कब स्टार्ट करनी चाहिए अपनी अकेली को, यानी इंडिपेंडेंटली? मैंने आपको बताया पूर्ण तो कोई इस कानून के क्षेत्र में होता ही नहीं, यानी थोड़ा सा, लेकिन साल 2 साल आप जूनियरशिप करें और ऐसे नहीं कि आप कचहरी गए और सीनियर के पीछे चल दिए और आ गए वापस। आप फाइल पढ़ें, कानून पढ़ें, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस होने लगेगा कि मैं इंडिपेंडेंटली भी कुछ कर सकता हूँ। जब तक आप जिम्मेदार क्लाइंट के प्रति सीधे नहीं होंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। जूनियरशिप में तो जो क्लाइंट है वो सीनियर का है, सीनियर के प्रति आप जिम्मेदार हैं, क्लाइंट की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका क्लाइंट के साथ बिहेवियर की चेंज हो जाएगा जब आप इंडिपेंडेंटली करेंगे। एक क्लाइंट जब आते हैं तो वे 100 सवाल जवाब करते हैं। आजकल देखा भी जाता है वकालत में कुछ गारंटी दे देते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो उसको एक क्लाइंट को कैसे हैंडल करना चाहिए, कि कैसे बात बतानी चाहिए अधिवक्ता को? देखिए, इसमें टाइम लगता है, लेकिन क्लाइंट को कभी झूठ नहीं बताना चाहिए। ये इजी मनी है कि आपने कह दिया कि मैं गारंटी से करा दूंगा, गारंटी कुछ होती नहीं। डॉक्टर के और एडवोकेट के प्रोफेशन में यही फर्क है। डॉक्टर तो जो मरीज को ट्रीटमेंट देता है उसका रिजल्ट वो उसके और भगवान के बीच में कोई नहीं है। हमारे और भगवान के बीच में जज बैठे हैं। हम कोई भी चीज करते हैं लेकिन रिजल्ट उसका जज को देना है।
ये कह सकते हैं कि भाई हम एक प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश जो हम करेंगे, प्रयास करेंगे, जो परिणाम आएंगे वो एक कोर्ट। हाँ, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। गारंटी कुछ नहीं होती कानून में। तो जब 1992 में आप सेक्रेटरी का चुनाव लड़े, तो किस वजह से चुनाव लड़े थे? किसी ने लड़ाया था चुनाव, या खुद के मन में था कि चुनाव लड़ना है? और क्या वजह थी, कैसे कैसे वो चुनाव लड़े थे आप? बस क्योंकि इंटरेस्ट था मेरा उसमें, राजनीति में इंटरेस्ट था, मैं इसीलिए अपने मन से ही चुनाव लड़ा था। कैसा कार्यकाल रहा हो? देखिए 1992 की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा यादें तो है नहीं, लेकिन ठीक ही कार्यकाल रहा। तो मैंने उस अपने कार्यकाल में जो हड़तालें होने लगी थी बहुत ज़्यादा 1982 के बाद, उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी बार की नियमावली नए सिरे से तैयार की थी, और उसमें क्लॉज रखा था ये कि अनावश्यक हड़तालें नहीं की जाएगी। अब 2007 से 8 का कार्यकाल आ जाता है, वकालत को भी काफ़ी लंबा समय हो जाता है, और आप अध्यक्ष चुने जाते हैं जिला बार संघ के। तो कैसे एक वो चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि सेक्रेटरी आप रह चुके थे और कार्यकाल जो अधिवक्ता थे वो आपका देख भी चुके थे? देखिए 25 साल पूरे हो गए थे मुझे 2007 में प्रैक्टिस के। मैं इसी बीच में कानून बार काउंसिल ने बना दिए थे कि 25 साल की मिनिमम प्रैक्टिस जरूरी है अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए। 2007 में मेरे 25 साल पूरे हो गए थे। 2007 में मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और ईश्वर की कृपा से अच्छे खासे मतों से मैं जीता था। उस साल में बहुत सारे काम किए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम हमने किया था, 100 साल हमारी बार एसोसिएशन को पूरे हो गए थे, तो हमने अपनी बार की सेंटेनरी बनाई थी, और उस सेंटेनरी में हमने चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश श्री हेमंत लक्ष्मण गोखले थे, उनको इनवाइट किया था। हमारे ज़िले के श्री बलबीर सिंह चौहान भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसी ज़िले के एक जस्टिस शिवचरण शर्मा भी उस वक्त उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। उन सबको हमने इनवाइट किया था, और सभी ने बार एसोसिएशन के उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, और वो एक यादगार प्रोग्राम रहा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस पधारे थे, इस दृष्टि से भी, और वो प्रोग्राम भी बहुत लोगों ने पसंद किया था, चीफ जस्टिस ने भी, और हाई कोर्ट में भी उसकी बहुत चर्चा रही थी। अच्छा प्रोग्राम बहुत हुआ था। तो मकसद क्या था कराने का उसका, उसके पीछे? 100 साल पूरे हुए थे जिला बार तो एसोसिएशन क्या के। संबोधन करके गए थे? क्या एक वहाँ से सीखने को मिला था आपको? जब वे आए तो संबोधन क्या हुआ, बातचीत हुई होगी, आप अध्यक्ष थे उस समय। देखिए जब हम चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए गए पहली बार हाई कोर्ट में, तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ के तौर तरीके मालूम नहीं थे। मैं और जनरल सेक्रेटरी थे ठाकुर कुंवर पाल सिंह, हम दोनों वहाँ गए सुबह 10 बजे। तो हम पूछते पूछते सीधे चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर की तरफ जाने लगे, तो वहाँ हमें वहाँ जो सिक्योरिटी थी उन्होंने हमें रोक दिया, जाने नहीं दिया। वहाँ उनसे कुछ गर्मा गर्मी भी हुई। फिर जब ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई तो उन्होंने कहा कि आप इनके पीएस से मिल लीजिए। चीफ जस्टिस के पीएस उस वक्त जोखंड सिंह नाम के अधिकारी थे। हम उनके पास, जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें पहले तो बहुत कैजुअली ट्रीट किया, आप बिना टाइम लिए आ गए हैं, ऐसे है वैसे है। तो ठाकुर कुंवर पाल सिंह ने उनको कहा कि आप इस तरह से हमसे बात मत करिए, 700 किलोमीटर से हम आए हैं और चीफ जस्टिस हमारे हैं, उनसे मिला बिना हम कहीं जाएंगे। खैर लब्बलुआ भी ये रहा कि 1:30 बजे का टाइम चीफ जस्टिस साहब से पूछ करके उन्होंने हमें दे दिया। और जब हम रात 1:30 बजे उनसे दोपहर में लंच के समय में मिलने के लिए गए, तो पता नहीं किस बात से चीफ जस्टिस हमारी खुश हुए। उन्होंने उस दिन लंच के बाद अपनी कोर्ट नहीं की और करीब 1 घंटा तक वो हमसे बात करते रहे, और उन्होंने उसी दिन हमको कह दिया कि जब आप बुलाएंगे मैं तब आऊँगा, पहली ही मुलाकात में। और एक ज़िले के अधिवक्ताओं को इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया जैसे वो बिल्कुल हमारे पारिवारिक हों। यानी जो मकसद था वो पूरा हुआ, वो पूरा हुआ, मिलकर, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा हुआ। उनसे मुलाकात होने के बाद हमारे एजे थे
जस्टिस एस.के. सिंह, हम उनसे जब मिले, उन्होंने पूछा कि चीफ जस्टिस से मिल लिए आप? हमने कहा जी हाँ मिला है। तो उसने कहा कैसे मिला है आप उनसे, आपने मुझसे तो पूछा नहीं। फिर वो पूछने लगे क्या क्या बातें हुई। तो जब हम उन्हें बताते कि ये बात हुई तो वो चौंकते थे, अच्छा ये बात की आपसे चीफ जस्टिस ने, अच्छा ये बात की आपसे चीफ जस्टिस ने। तो ऐसा हमारा तजर्बा रहा चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात का। दूसरी बार 2 बार जिला वार संघ के आप अध्यक्ष हैं, दूसरी बार कब चुनाव लड़े? दूसरी बार मैं चुनाव लड़ा 2023 में। मेरे साथ बाबू जितेंद्र कुमार जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। वो साल भी हमने बहुत ठीक से गुजारा और कोशिश की कि व्यवस्था जुडिशरी के साथ भी बार की अच्छी रहे, और हम कामयाब हुए उस सारे। तो हड़ताल को एक अच्छे से लागू आपने उस कार्यकाल में कराया था। कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। हड़ताल जो बार के प्रस्ताव होते थे, यहाँ तक कि जो शोक प्रस्ताव भी होते थे, वो जुडिशरी भी आनाकानी करती थी मानने में। अधिवक्ताओं ने भी, क्योंकि जुडिशरी का प्रेशर होता था, तो अधिवक्ता कोर्ट में जाने लगे थे। तो हमने उसको अधिवक्ताओं की रिक्वेस्ट करके वहाँ एंट्रेंस के गेट पर खड़े होकर के लोगों के रिक्वेस्ट करके हमने रोका। इस वजह से वो पूरा साल हमारा हड़तालें, जो भी बार का प्रस्ताव गए, वो सारे प्रस्ताव हमारे पूरी तरह मान्य हुए, और ये एक अच्छा अचीवमेंट उस साल का रहा। नरेश टिकैत जी हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, उन पे कत्ल के आरोप लगे और वो ट्रायल आपने लड़ा, तो क्या आरोप थे और कैसे मुकदमा वो बरी हुआ था? चौधरी नरेश टिकैत ग्राम सिसौली के रहने वाले हैं। उन्हीं के गांव के पास एक ग्राम अलावलपुर है, वहाँ के पुराने कांग्रेसी लीडर थे चौधरी जगवीर सिंह, उनकी हत्या हो गई थी। उस हत्या के मुकदमे में 2 लड़के तो अलावलपुर के ही थे, और तीसरे ये नामजद हुए थे चौधरी नरेश टिकैत। इनका मुकदमा नरेश जी की तरफ से हमने लड़ा। वो एसएसपी नवनीत सिकेरा भी इसमें गवाह के रूप में थे। एसएसपी नवनीत सिकेरा गवाह के रूप में चार्जशीट में नहीं थे, लेकिन उनको जब मुकदमे की गवाही कंप्लीट हो गई थी तो नरेश टिकैत की तरफ से उनको सफाई में पेश किया गया था, और उनकी गवाही उस मुकदमे के जजमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और उनकी गवाही से बहुत फ़ायदा नरेश टिकैत के मुकदमे के जजमेंट में हुआ। क्या वो टर्निंग पॉइंट बताना चाहेंगे या? वो मुकदमे की बात है, उसको आप ना पूछे तो ठीक है। एक मुकदमे में आप वादी थे, एक हत्या हो जाती है, उसमें आपने 8 जो मुलजिम थे उनको सजा कराने का काम किया था। हालांकि वो एक एक्सीडेंट के रूप में उसे लोग देख रहे थे, बाद में एक एफआईआर दर्ज हुई हत्या के धाराओं में, फिर वो ट्रायल आपने वादी मुकदमा लड़ा। एक बधाई खुर्द गांव है रोहाना के पास, वहाँ के एक उदयवीर चेयरमैन थे, अच्छे राजनीतिक व्यक्ति थे, बीएसपी में भी रहे हैं वो। उनकी किसी बात को लेकर एक हमारे क्षेत्र के विक्रांत त्यागी और विक्की रहे हैं, तो उनके साथ उनकी कुछ ठन गई थी। जुलाई 2011 में वो चौधरी उदयवीर सिंह अपने परिवार के साथ, अपने बेटे बहुओं के साथ, अपने भतीजे और बहुओं के साथ गांव से मुजफ्फरनगर आ रहे थे। बड़कली के पास उनकी जिस कार से वो आ रहे थे, उस जीप में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, और उसमें 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चों सहित 8 लोगों का जान चली गई थी। 2-3 लोग उसमें जख्मी हो गए थे। वो मुकदमा उदयवीर चेयरमैन के भाई ब्रजबीर सिंह ने थाने पर कोतवाली में दर्ज कराया था। वो मुकदमा मैंने ब्रजबीर सिंह की तरफ से लड़ा था, और उस मुकदमे में काफ़ी जद्दोजहद के बाद माननीय न्यायालय ने उसमें सभी मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। एक पारस जैन का मुकदमा था, उसमें 4 मुलजिम, 2 120B के मुलजिम और 2 डायरेक्ट मुलजिम थे। तो किस तरह से आपने वो मुकदमा भी लड़ा और किस तरह से आप उस मुकदमा को देखते हैं? देखिए, पारस जैन चेयरमैन थे खतौली नगर पालिका के। 2017 में एक राजा वाल्मीकि नाम के व्यक्ति थे, उनकी दुकान पर उनकी सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मुकदमे में पारस जैन का नाम षड्यंत्रकारी के रूप में एफआईआर में लिखा गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की
और क्योंकि वो SC/ST एक्ट का मुकदमा था तो CO रैंक के ऑफिसर ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्होंने पारस जैन को ये माना कि इनका नाम गलत लिखा गया है, फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। और उसमें एक दानिश नाम का व्यक्ति, एक विपुल खूनी नाम का व्यक्ति और राजू वाल्मीकि उसमें नेम्ड थे, और उसका भाई राजू का भाई गौरा था, वो जेल में था उस वक्त, वो भी 120B का मुलजिम बनाया गया था। इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। पारस जैन को वादी की एप्लीकेशन पर अदालत ने तलब किया था। पारस जैन का मुकदमा भी मैंने फिर लड़ा, क्योंकि मैं पहले राजू वाल्मीकि की तरफ से वकील था। बाद में वो मुकदमे में जब पारस जैन पेश हो गए, जमानत हो गई थी, फिर उनकी जमानत हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, वो जेल चले गए थे। जेल में रहते रहते ही वो जजमेंट हुआ था उनका, पारस जैन का। तो पारस जैन को और उस राजू के भाई गौरा को कोर्ट ने माना कि ये, और दानिश को, कि ये इनका कोई रोल नहीं है, उनको छोड़ दिया था। और राजू वाल्मीकि को उसमें सजा हुई थी। अधिकतर आप मर्डर के मुकदमे लड़े और वादी की तरफ से आप मुकदमा लड़े तो सजा भी कराई और लोगों को बचाने का भी काम किया, जो निर्दोष लोग थे उनको बचाने का भी काम किया। एक गोलीकांड हुआ, उसमें 2 बच्चों के गोली लग गई थी, एक और था, वो आप बता रहे थे ऑफलाइन, तो किस तरह का कौन सा मुकदमा था, कहाँ का था वो, किस तरह के आरोप थे? वो एक राजपुर गांव है जानसठ थाना में, वहाँ की घटना बताई गई थी। वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति की हत्या हुई थी उसमें, उसके घर पर गोली कांड हुआ था, रात के समय हुआ था। हालांकि वो कांड, वहाँ लाइट वगैरह की कोई स्थिति नहीं थी, उसके बावजूद उसमें नामजद रिपोर्ट कर दी गई थी। एक व्यक्ति, उसके भाई और एक उनके बेटे के खिलाफ। उसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, एक उसके भाई को गोली लगी थी, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लड़की और एक लड़का, उनको भी गोली की चोटें आई थी पैरों में। वो मुकदमा एक चुनौतीपूर्ण मुकदमा था, क्योंकि 3 चुटैल गवाह मौजूद थे और वो मुकदमा लड़ा। उसमें छोटे बच्चे का, लड़की का बयान भी कोर्ट में हुआ था, जिसने मुलजिमों को पहचान करके उनके नाम बताए थे। तो कोर्ट ने उस मुकदमे में सजा की थी, उम्र कैद की थी। जब फाइल पढ़ते थे तो कैसा लगता था? लगता था मुकदमा सख्त है, क्योंकि सारे चुटैल गवाह मौजूद हैं। और उस मुकदमे में CO शकील अहमद थे, उन्होंने उस मुकदमे की तफ्तीश की थी। मुझे पूरी प्रैक्टिस में कुछ ही मुकदमे ऐसे लगे जिनमें पुलिस की विवेचना बहुत अच्छी थी, और विवेचना की दृष्टि से भी वो मुकदमा इतना स्ट्रांग था कि मुझे उस मुकदमे को लगता था कि ये मुकदमा बहुत सख्त है। कवाल कांड के आरोपियों को भी सजा कराई आपने, उनकी जमानत भी शायद नहीं हुई थी। कवाल कांड में देखिए 2013 में हुआ था कवाल कांड, उसमें 2 निर्दोषों की हत्या हुई थी। हालांकि एक मुलजिम पक्ष से भी एक उसमें मृत्यु हुई थी, शाहनवाज की। वो मुकदमा बहुत चर्चित भी रहा, बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा। वो मुकदमा भी यहाँ सेशन कोर्ट से सजा हुआ था, और उसमें अभी तक भी जमानतें मुलजिमान की हाई कोर्ट से नहीं हुई हैं। बड़ा लंबा कार्यकाल आपका रहा है। कभी जब शुरुआत में वकालत की शुरुआत की हो, नौजवान के रूप में आप वकील हों, कभी लगा हो कि जुडिशरी में जाना चाहिए? मुझे तो नहीं लगा, मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया। मैं जब मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी तो मैंने एक बार, नेवी की वैकेंसी निकली थी, मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया था। वहाँ के लिए इंटरव्यू कॉल मुझे हुआ था, लेकिन मैंने वकालत को ही ज़्यादा प्रीफर किया और मैं वो इंटरव्यू देने भी नहीं गया था। जुडिशरी के लिए तो कभी मैंने अप्लाई किया ही नहीं। वकालत में आने के बाद में शुरुआत में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। कब मज़ा आने लगा था पढ़ने में, मुकदमे लड़ने में, एक जज्बा वकालत के प्रति पैदा हो गया था? क्योंकि पत्रकारिता की वजह से लिखने पढ़ने में तो रुचि शुरू से ही थी। वकालत में मेन काम ही लिखने पढ़ने का है, तो मज़ा तो पहले से ही आता था कानून पढ़ने में, ड्राफ्टिंग करने में। ये तो क्योंकि पहले से करता आ रहा था, शौक भी था, तो उसमें तो कभी कोई दिक्कत महसूस हुई ही नहीं।
बल्कि उन सब जो मुझे एक्सपीरियंस थे उनका फ़ायदा ही वकालत में उस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो फादर से मिले हों और आज तक वे काम आते हों वकालत में? सबसे बड़ा जो उनसे मिला, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। मैं कभी भी किसी भी कोर्ट में फाइल को पूरी तरह तैयार किए बिना जाता ही नहीं, शुरू दिन से ही कोशिश करता हूँ कि फाइल की सारी जानकारी मेरी टिप्स पर है। जो संबंधित कानून है उनके बारे में भी कोशिश करता हूँ कि मुझे जानकारी हो, जिससे अगर कोर्ट में कोई भी सवाल विपक्षी एडवोकेट या कोर्ट अगर करे तो कम से कम उसका जवाब एकदम दिया जाए। एकदम इस तरह से तो कम से कम दिया जाए कि वो ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये फाइल को पढ़कर आया है। ठीक है, ये थे हमारे साथ बाबू अनिल जिंदल जी, जो 2 बार जिला बार संघ के अध्यक्ष, 1 बार महासचिव रहे हैं, और किस तरह का इनका वकालत का एक लंबा कार्यकाल रहा है, कब से वकालत करता है, इन्होंने बारीकी से बताया है। देखते रहिए खोजी न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।